नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर पेपर। ये 2023 में परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा की तारीख थी 27/8/2023, यानी कि 27 अगस्त 2023 को ये परीक्षा आयोजित की गई थी और इसका पूरा पेपर हम व्याख्या सहित हल करेंगे। और अच्छे से वीडियो को देखिएगा अंत तक, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो खुद पर भरोसा बनाने के लिए आपका प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लगभग 1 घंटे में मैं आपको ये 100 MCQ करवाने वाला हूं और बहुत ही कम समय में आप पूरा मॉक टेस्ट कर पाएंगे, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपका। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। तो आप पेपर करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक भर्ती 2023 का, ठीक है। इसको पेपर करेंगे। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 27/8/2023 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2023। सबसे पहले इसका पार्ट आता है हिंदी, ठीक है। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। इसमें पहला प्रश्न था कि जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार बिंदु, नुक्ता, रेफ या चंद्र बिंदु। प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए कि जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? और यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है पहले का, वो हो जाएगा डी, चंद्र बिंदु, ठीक है। तो जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से, मतलब जो प्रश्न में ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसका निशान ये होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि किस युग में अशुद्धि है? दाल रोटी द्वंद्व समास है क्या? सत सही द्विगु समास है क्या? आजन्म अव्ययी भाव समास है क्या? प्रतिवर्ष कर्मधारय समास है क्या? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस युग में अशुद्धि है और दूसरे का प्रश्न है और बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है प्रतिवर्ष। क्या? प्रतिवर्ष दिया गया है, जो ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका सही है। प्रतिवर्ष में आपका होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पर प्रति लगा है, ठीक है। प्रति आपका ये अव्ययी भाव समास में आता है, तो इसका पहचान होती है। कर्मधारय समास यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है। युग्म डी, प्रतिवर्ष कर्मधारय समास में अशुद्धि है। प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास के प्रथम पद अवयव होते हैं तथा उसका अर्थ प्रधान होता है, जैसे प्रतिवर्ष हर वर्ष, आजन्म जन्म से, बेकाम बिना काम, बेलगाम बिना लगाम के आदि। अगला प्रश्न है आपका कि यदि नेहा परिश्रम करती है तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती है। क्रिया का काल कौन सा होगा? हेतुम मद भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए कि यदि नेहा परिश्रम करती है तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है? और तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा है, जल्दी बताइए। और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, हेतु मद भूतकाल। तो यदि नेहा परिश्रम करती है तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती है, क्रिया को हेतु भूतकाल कहते हैं। ध्यातव्य है कि जिन क्रिया पदों में भूतकाल में कार्य होने की संकेत तो मिलता है परंतु किसी कारणवश कार्य हो नहीं पाया, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, यदि मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती, ठीक है। तो ऐसा कोई काम जो पास्ट में हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया, तो उसको कौन सा काल कहते हैं? उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। कि अगर हो जाता, अगर, यदि, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है इस तरह के वाक्यों में, ठीक है। तो इस तरीके के वाक्यों में यदि अगर शब्दों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 4 है आपका और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका, ठीक है। तो जो चिपका है, जिसका अर्थ चिपका हुआ है, एक ही शब्द आता है, ठीक है, और उसका अलग अलग अर्थ होता है, तो श्लेष अलंकार होता है। जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून।
ठीक है। तो यहाँ पर पानी का जो है आपका अर्थ अलग अलग है। मोती के लिए अलग है, मानुष के लिए अलग है, चून के लिए अलग है। मोती के लिए पानी का अर्थ हो गया आपकी चमक, और मानुष के लिए पानी का अर्थ हो गया सम्मान, और चून यानी कि आटे के लिए पानी का अर्थ आटा हो गया। यहाँ पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला मनुष्य के संदर्भ में, दूसरा अर्थ आभा या तेज के संदर्भ में, तथा तीसरा अर्थ जल के संदर्भ में। अगला प्रश्न है जो आपका, वो है निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है। ठीक है, देखिए इस तरीके के प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं पत्रों से जुड़े हुए। पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखा क्या जाने वाला पत्र, अंक तालिका की नई प्रति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड को लिखा जाने वाला पत्र, अवकाश के लिए विद्यालय प्रचार को लिखा गया आवेदन पत्र, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र। देखिए जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो अक्सर हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इतनी मैंने आपको हिंट दे दी है। बताइएगा 5वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन। ये आपका अनौपचारिक पत्र है, औपचारिक नहीं है। तो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। वे पत्र जो किसी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति को भेजे जाते हैं या ऐसे व्यक्तियों को जो व्यावसायिक जीवन से जुड़े हों, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है। सदैव में क्या वृद्धि संधि है, दिगंबर में क्या व्यंजन संधि है, बनोत्सव में क्या दीर्घ संधि है, महारणव में क्या दीर्घ संधि है। बताइएगा नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है। छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। एक चीज आप देखेंगे दीर्घ संधि में दीर्घ हो जाता है, देखिए, लेकिन यहाँ पर कुछ दीर्घ नहीं हुआ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। सदैव में वृद्धि संधि होती है, सदा धन ऐब। दिगंबर में व्यंजन संधि है, दिक धन अंबर। महारणव में दीर्घ संधि है, महाधन अर्णव। और बनोत्सव में गुण संधि है, बन धन उत्सव। ठीक है, तो गुण संधि है। और बनोत्सव हो गया आपका। नियम में आ धन ऊ होगा तो ओ हो जाए। ठीक है, ओ हो जाता है, ये आपका नियम है। आ अधन ऊ जब होगा तो ओ हो जाएगा, इसलिए बनोत्सव हो जाता है, और ये आपका गुण संधि का नियम है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है। अधरण चिन्ह के पहले, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, जहां कोई निर्देश देना हो, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। बताइएगा अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है। 7वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और ये आपका प्रीवियस ईयर PYQ है आपका, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहां पर अर्ध विराम लगाते हैं। अर्ध विराम को इस तरीके के चिन्ह से डिनोट करते हैं, से प्रदर्शित किया जाता है। अर्ध विराम का अर्थ है बीच में हल्का सा विराम लेना और वाक्य को खत्म न किए जाए तो वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नानुसार अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहां लगाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम क्या है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, या वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, या लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली। देखिए सबसे बाद में आपको अपभ्रंश मिलता है। ठीक है, वो एक ही में है, बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अपभ्रंश के आपको बाद आधुनिक हिंदी का विकास देखने को मिलता है। तो 8वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लौकिक संस्कृति, पाली, प्राकृत, और आपका अपभ्रंश, फिर आती है अपभट्ट, फिर आती है आपकी हिंदी। अगला प्रश्न है आपका कि रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। तो उस जैसा जिंदा दिल यहाँ पर आपका रेखांकित है, और यह आपसे पदबंध का प्रकार पूछा गया है। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। क्रिया विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, या सर्वनाम पदबंध है। बताइएगा 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और देखिए विशेषता बता रहा है किसकी, इंसान की विशेषता बता रहा है कि उस जैसा जिंदा दिल इंसान। तो यहाँ पर 9 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध। ठीक है, जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहा जाता है। विशेषण पदबंध में एक पदबंध शीर्ष पद पर स्थित होता है तथा शेष पद विशेषण बनकर प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न में रेखांकित पदबंध विशेषण पदबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है। पदबंध पदों के समूह
को कहते हैं जो अनेक पदों का कार्य करता है। पदबंध शब्दों का समूह है जो वाक्य से स्वतंत्र होता है। पदबंध उपवाक्य का दूसरा नाम है। पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो उत्तर आपका सही है वो डी है। पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। तो वाक्य की रचना उनके पदों के मेल से होती है और एक से अधिक पद मिलकर जब एक इकाई का काम करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। पदबंध की निम्न विशेषताएं होती हैं। पदबंध वाक्य का एक अंश है। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है। प्रश्नानुसार विकल्प डी आपका सही है। ठीक है, नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? प्राणत्व की मात्रा के आधार पर, श्वास कंपन के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। डा क्या है? सघोष है, अल्प प्राण है या मूर्धा है? का अघोष अल्प प्राण कंठ क्या सही है? धा सघोष महाप्राण ओष्ठ सही है या छा अघोष महाप्राण तालु सही है? बताइएगा अशुद्ध तालिका कौन सी है, ये आपको पहचानना है 11वें में। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है। ये आपका सही नहीं है। ये जो आपका धा होता है सघोष होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, और इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ नहीं होता है, दंत होता है। ठीक है, जो यहाँ पर जो ओष्ठ लिखा है ये दंत होता है। ता था दा धा ना वाली लाइन है और यहाँ पर आपका दंत आता है। ठीक है, उच्चारण स्थान जो है आपका वो दंत आता है। तो धा आपका जो सघोष है वो सही है, महाप्राण भी है, लेकिन जो इसका उच्चारण स्थान है वो दंत होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 11वें का सी। अगला प्रश्न है आपका कि अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य। बताइएगा 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक है, तो अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य भाववाच्य है। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एवं वचन में होने वाला परिवर्तन कर्ता एवं कर्म दोनों के ही अनुसार नहीं हो बल्कि भाव के अनुसार हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य को भाववाच्य कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण, प्रत्यय, निपात या उपसर्ग। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? तो 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका आदि में जुड़ेगा तो उपसर्ग होगा, अंत में जुड़ेगा तो प्रत्यय होगा। ठीक है, आदि यानी कि प्रारंभ, प्रारंभ में जुड़ गया तो उपसर्ग हो गया, अंत में जुड़ेगा तो प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जैसे प्रहार में प्र धन आहार हो गया, प्रा प्रत्यय है, आहार में आ प्रत्यय है आपका, तो इस तरीके से हो जाता है आपका उपसर्ग। प्रत्यय नहीं उपसर्ग है, सॉरी, यहाँ पर प्रा आपका उपसर्ग है। अभी मैंने आपको बताया, कंफ्यूजन हो गई। और आ आपका है जो आपका वो भी आपका उपसर्ग है। आ उपसर्ग में हार जुड़ा है, आहार हो गया। हार शब्द में प्रा उपसर्ग जुड़ा है तो प्रहार हो गया। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरीके से आपको अंत तक 100 प्रश्नों तक बने रहना है, कहीं पर भी बीच में क्लास छोड़कर नहीं जाना है। अगला प्रश्न है आपका कि आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? ठीक है, तो आपको बताना है आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है। क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है। तो ये आपको पहचानना है। यहाँ पर आज हमारी बारी में है आज कौन सा पद है और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आज हमारी बारी में आज क्रिया विशेषण पद है। वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वाक्य आज हमारी बारी में आज कालवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि समय को भी बता रहा है साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य। बताइएगा 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। अब रेखांकित क्या क्या है इसमें आप उसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पर रेखांकित जो है वो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो, इस उपवाक्य का भेद बताना है आपको। क्रिया विशेषण उपवाक्य है या संज्ञा उपवाक्य है या प्रधान उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है। और 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी हो
हो जाएगा विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, तो एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। में रेखांकित उपवाक्य का भेद विशेषण उपवाक्य है। ध्यातव्य है कि जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? आकाश, संसार, 14 लोक, प्रसाद, महल, जगत, गृह, वन। बताइएगा भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, महल और जगत। ठीक है, तो भवन का अर्थ महल होता है जबकि भुवन का अर्थ जगत होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस युग्म का विलोम शब्द विलोम रूप शुद्ध नहीं है? संधि, समास, औदर्य, अनौदर्य, श्वास, निश्वास, उत्कर्ष, अपकर्ष। बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका विलोम रूप शुद्ध नहीं है? 17वें कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है, और सही उत्तर है आपका ए। ठीक है, संधि का विग्रह होता है। क्या होता है विलोम? संधि का विग्रह होता है। औदर्य का अनौदर्य होता है, श्वास का निश्वास होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द पर्यायवाची सभी शब्द पर्यायवाची हैं? शार्दुल, अयाल, केहरी, व्याघ्र, सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव, अच्युत, गरुड़ ध्वज, विनायक, भालचंद्र, चपला, सौदामिनी, चंचला, मेखला। बताइएगा 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसमें जो सही उत्तर है आपका वो बी है। ठीक है, ये सभी शिव के पर्यायवाची हैं, सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो दिए गए प्रश्न में विकल्प बी सही है, अतः सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पर आपको एक गद्यांश मिलेगा जो अपठित होता है, और उसमें आपको प्रश्न संख्या 19 से 23 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो भी कुछ करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। यह चिंता का विषय है। तिलक और गांधी के सपनों का भारतवर्ष क्या यही है? विवेकानंद और राम तीर्थ का आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सुसंस्कृत और सभ्य भारतवर्ष पतन के किस गहन गर्त में जा गिरा है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, किंतु ऐसी दशा में हमारा उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा। ऐसी स्थिति में हताश हो जाना ठीक नहीं है। तो ये पूरा आपका एक पैराग्राफ है जिससे जुड़े हुए प्रश्नों को आपको करना है। पहला प्रश्न है आपका इसमें कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का आशय क्या है? सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, लोग बेईमान हो गए हैं। तो 19 का प्रश्न है मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, इसका आशय क्या है ये आपको बताना है। ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का आशय लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निरीह शब्द कौन सा व्याकरणिक इकाई है? विशेषण, संज्ञा, संबंध बोधक या सर्वनाम? बताइएगा निरीह शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और बहुत ही आसान उत्तर है आपका ए ऑप्शन, निरीह। निरीह यानी कि किसी की विशेषता बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है? जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह श्रमजीवी पिस रहे हैं। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगे हैं। 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है।
और इसका डी ऑप्शन आपका सही है। ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा है। जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत की कमाई करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। आज सभी को बेईमानी से कमाना अच्छा लगता है। देश की संपूर्ण व्यवस्था भ्रष्टाचार के दलदल में समा गई है। पूरे देश में ही बेईमानी बस गई है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन। जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत की कमाई करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं, इसलिए उन्हें अपना ठीक ठाक जो फायदा है वो देखते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि हताश हो जाना ठीक नहीं है, इस वाक्य में लेखक का क्या तात्पर्य है? तिलक, गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय आदि के सपने ऐसे भारत के नहीं थे। लेखक देश की दशा से दुखी है। जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रस्थापित होगी और देश का उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रहने से ही होगा। लेखक देश की दशा से चिंतित है। तो 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है? पल्लव, कुरुक्षेत्र, स्वर्णधुली, वीणा। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है। 24 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही उत्तर है आपका बी, कुरुक्षेत्र सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है। यह रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। बाकी तीनों जो कृतियां हैं वो आपकी सुमित्रानंदन पंत की है। इनकी गुंजन है, वीणा है, पल्लव है, स्वर्णधूली है, स्वर्ण किरण है, ये सब सुमित्रानंदन पंत की है। लेकिन कुरुक्षेत्र जो कृति है आपकी ये रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है। इसमें दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है, और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा। एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होते हैं और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आपका 25 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका कि जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे क्या कहते हैं या उसे क्रिया कहते हैं? व्युत्पन्न, अकर्मक, सम्मिश्र या सकर्मक। बताइएगा, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उस क्रिया को क्या कहते हैं? 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। 26 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अकर्मक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, संबंध या अपादान। बताइएगा के लिए किस कारक का चिन्ह है? 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका बी, संप्रदान। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? पा, फा, डा, ढा, गा, घा, जा, झा। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? और 28 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा। टा, ठा, डा, डा वाली लाइन पूरी मूर्धन्य होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस प्रकार किस वाक्य में है? वह खाना खाकर सो गया, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, सुरेश ने एक महल बनवाया, मैंने नौकर से पूरे घर की सफाई करवाई। बताइएगा 29 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। वह खाना खाकर सो गया, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, सुरेश ने एक महल बनवाया और मैंने नौकर से पूरे घर की सफाई करवाई। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो बी है, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली है। अगला प्रश्न है आपका कि बीना जल्दी चली आ में विधेय विस्तारण है। आ जल्दी चली बीना। बताइएगा 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इन चारों में से? और सही उत्तर है आपका 30 का सी ऑप्शन, जल्दी। ठीक है, तो जल्दी यहाँ पर विधेय है। तो आपका ये पूरा आपका हिंदी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब भाग 2 में आप सामान्य बुद्धि परीक्षण से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे, और ये भी आपके जो टॉपिक है उसमें काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है, अंत तक करना है। तो अगला जो पार्ट है आपका वो है भाग 2, सामान्य बुद्धि परीक्षण। यहां से भी आपकी परीक्षा में एक टॉपिक है पूरा और जिसके प्रश्न होंगे आपके पेपर में। तो सबसे पहले हम 31 प्रश्न देखेंगे इस टॉपिक का। एक कक्षा में 150 छात्र हैं और लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। लड़कों में से एक कुणाल शीर्ष में 25वें स्थान पर है और केवल 10 लड़कियां कुणाल से आगे हैं। उसके बाद कितने लड़के हैं? तो इस तरीके के रैंकिंग वाले प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। लड़कियों की संख्या कभी आगे पूछी जाएगी, कभी लड़कों की संख्या, कभी छात्रों की संख्या। तो इस तरीके से आपसे परीक्षा के प्रश्न आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल 150 छात्र हैं।
जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है, यानी कि 2 लड़के हो गए तो 1 लड़की हो गई। ठीक है, तो इसमें आप लड़कों की टोटल संख्या निकाल लेंगे, तो 150 में आप 2/3 का गुणा करेंगे तो लड़कों की संख्या वहां पर निकल आएगी। उसी प्रकार से आप जब आगे करेंगे तो आपका उत्तर जो आएगा वो 50 ही आएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। आपको कैसे सॉल्व करना है वो आप अलग से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे यहाँ पर इसका सोल्यूशन दिया गया है, लड़के लड़कियां 2:1 हो जाएगा, 150 में गुणा 2/3 100 हो जाएगा। फिर चूंकि कुणाल से पहले 10 लड़कियां हैं तो कुणाल की रैंक यहां पर आप देखेंगे 25वीं दी गई है। ठीक है, तो 25 में 24 तो कुणाल से पहले हो गए, और 24 में 10 लड़कियां हैं तो यहां पर 14 लड़के टोटल हो जाते हैं। ठीक है, और टोटल लड़के हैं 100। ठीक है, तो 100 में से 14 ये और एक 15वां कुणाल है, तो 14 + 1 15 हो जाएगा, घटा देंगे तो 85 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्न यहां पर करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि कथन कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ उत्तर लेखक हैं और सभी लेखक कवि हैं। ठीक है, तो कुछ लेखक उत्तर हैं, कुछ कवि प्रश्न हैं, सभी प्रश्न कवि हैं, कुछ कवि उत्तर हैं। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक आप 150 मेथड से कर सकते हैं और दूसरा आप इसको वेन आरेख यानी कि जो आपका डायग्राम बनता है उसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया गया है, कुछ प्रश्न उत्तर है। ठीक है, तो ये भी 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा, ये 50-50 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 50-50 हो जाएगा, तो मैं केवल 5-5 लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, ये आपका सभी लेखक 100 हो जाएगा, तो मैं 1 लिख देता हूं, फिर ये आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, कवि तो जब दूसरे से रिलेशन तभी बनता है जब 100 एक में हो। ठीक है, तो कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ उत्तर लेखक हैं, तो लेखक का आपका प्रश्न से कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, सभी लेखक कवि हैं, तो लेखक का आपका उत्तर से रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ लेखक उत्तर हैं, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 32 का पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका कुछ कवि प्रश्न है, तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्न में 50 है और बीच में कोई लिंक बन नहीं रहा है, तो ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न कवि हैं, सभी प्रश्न कवि हैं, तो क्या आपके पास प्रश्न में 100 है? नहीं है। सभी के बाद अगर 100 आएगा तभी आपका बनेगा, लेकिन प्रश्न में केवल 50 है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका है कुछ कवि उत्तर है। ठीक है, कुछ कवि यहां पर है और उत्तर लेखक आपका एक में 150 बन रहा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, आपको 50-50 मिल जा रहा है। तो 1 और 4 सही है, क्या केवल 1 और 4 सही है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, और इसको आप वेन डायग्राम के अनुसार भी कर सकते हैं, जैसे यहां पर आपने प्रश्न बनाया, फिर आपने उत्तर बनाया, फिर लेखक बनाया और सभी लेखक कवि हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका ये पूरा कवि के अंदर लेखक आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका 1 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर मिसिंग नंबर वाला है आपका ये क्वेश्चन और उसको आपको सॉल्व करना है। बताइएगा ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत ही आसान है, यहाँ पर कुछ ज्यादा आपको कठिन है नहीं। 4 का गुणा 17 में कर दिया, 17 चक्कू 68 है। 9 का गुणा 13 में कर दिया, 117 है। और 14 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, आप बहुत ही इकाई के अंक से भी कर सकते हैं। 8 चक्कू 32, 2 केवल इकाई के अंक में ए में है, तो आपको पूरा 14 का पढ़ा भी नहीं पता होना चाहिए, 8 को पूरा गुणा भी नहीं करना, केवल आप इकाई के अंक के आधार पर कर सकते हैं। 33 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 8 पुस्तकें एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, ऊपर से गिनती करें तो दूसरी, 5वीं और 6ठी किताबें हिंदी पर है और हिंदी की 2 किताबें अंग्रेजी की 2 किताबों के बीच में है। हिंदी की 1 किताब संस्कृत की 2 किताबों के बीच में है, जबकि गुजराती की किताब के ऊपर वाली किताब अंग्रेजी की किताब है। कौन सी किताब ऊपर से चौथी होगी, यह आपको बताना है और जल्दी से बताइएगा। ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वाला सवाल है आपका, ये भी एक रैंकिंग का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी, 5वीं, 6ठी किताब हिंदी है। ठीक है, तो दूसरी, 5वीं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा गैप देना पड़ेगा। 5वीं आपकी किताब और 6ठी किताब आपकी हिंदी पर है। ठीक है, हिंदी की 2 किताबें अंग्रेजी की 2 किताबों के बीच में है। ठीक है, तो 3-4 पे आपकी हो नहीं सकती, 5-6 पे आपकी हिंदी है, तो यहाँ पर आपकी अंग्रेजी आ जाएगी, इंग्लिश चौथे नंबर पर और 7वें नंबर पर भी आपकी इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, हिंदी की 2 किताबें अंग्रेजी की 2 किताबों के बीच में है। ठीक है, जबकि गुजराती की किताब के ऊपर वाली किताब अंग्रेजी की है, तो आपकी गुजराती के ऊपर वाली किताब अंग्रेजी की है। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पर आप लिखी है कि हिंदी की 1 किताब संस्कृत की 2 किताबों के बीच में है, तो पहले नंबर पर आप संस्कृत कर लीजिए। ठीक है,
और तीसरे नंबर पर ये आपकी संस्कृत आ जाएगी। तो हिंदी की एक किताब दो संस्कृत की किताब के बीच में हो गई। फिर लिखा है कि जबकि गुजराती की किताब ऊपर वाली किताब अंग्रेजी की किताब है, तो गुजराती के ऊपर आपकी 7वें नंबर पर ये आपकी अंग्रेजी की किताब है, तो 8वें नंबर पर गुजराती आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पूरी सीरीज बन गई और बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो ये लिखा है यहाँ पर कि कौन सी किताब ऊपर से चौथी है। ठीक है, तो चौथे नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश है, 5वें से जस्ट ऊपर और 3 के नीचे चौथे पर आपकी अंग्रेजी है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 34 का। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत हिंदी, संस्कृत अंग्रेजी, हिंदी हिंदी अंग्रेजी गुजराती, बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका 35 कि यदि किसी निश्चित भाषा में इलेक्शन को HNHERFM के रूप में कोडित किया जाता है तो फ्लोटिंग को उसी कोड में कैसे कोडित किया जाएगा। तो ये आपसे डिकोड वाला क्वेश्चन है और 35वां प्रश्न है आपको यहाँ पर उसको सही तरीके से करना है। तो बताइएगा किस तरीके से इसका उत्तर होगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ई में आप कितना होता है, ई का 5 होता है, ठीक है, और एच का 8 होता है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, तीन जोड़ दिया है। फिर एल का कितना होता है और एन का कितना होता है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो एल का होता है 12, ठीक है, और एन का होता है 14, तो दो जोड़ दिए। ठीक है, दो जोड़ा है यहाँ पर। फिर आता है आपका ई और एच। ठीक है, ई का होता है 5, ठीक है, और एच का होता है आपका 8, तो फिर आपका यहाँ पर 3 जोड़ दिया है, 3 2 3। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया है, सी और ई में आपका 2 जोड़ दिया है। फिर टी और आर में इन्होंने 2 घटा दिया है। ठीक है, 18 और 20 होता है। इसी तरीके से आई और एफ में क्या किया है, 3 घटा दिया है, और यम और ओ में क्या किया है, आपका 2 घटा दिया है। ठीक है, 15 और 13 होता है। और एन और के में क्या किया है, 3 घटा दिया है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, एफ में 3 जोड़ना है। एफ में 3 जोड़ेंगे तो आपका आई आएगा, तो सारे आई से स्टार्ट है, तो यहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या करना है, एल में आपको 2 जोड़ना है, तो एल में आप जोड़ेंगे तो आई के बाद आपका क्या आएगा, आई के बाद आपका यन आएगा, तो आपका आई और एन दो, तो ये आपका ऑप्शन हट गया और ये आपका ऑप्शन हट गया। ठीक है, तो दोनों में लास्ट का तीसरा आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, लास्ट का सेकंड आपका मैच नहीं कर रहा है, तो शुरू के स्टार्टिंग के 3 इधर भी मैच कर रहे हैं, इधर भी मैच कर रहा है, तो आपको लास्ट का मैच करके देखना है। तो लास्ट में हमने क्या किया था, यहाँ पर ओ में हमने 2 घटाया था, तो ओ में हमने 2 घटाया था, तो यन में आप 2 घटा दीजिए और आपका कितना आएगा ये आपको बताना है, और आपका सीधा उत्तर एल आएगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर पूरा करके दिखाया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, और इसको आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 18, 24, 84, 294, 798, फिर अगली संख्या पूछी गई है। बताइएगा यहाँ पर क्या आपका होगा। तो बताइएगा, समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका 1788 होगा। कैसे होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं 18 से 24 में आपका 6 का अंतर है, और 24 में 84 में 60 का अंतर है, और 84 से 294 में 210 का अंतर है, और 294 में 798 में 504 का अंतर है। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 2 का क्यूब किया फिर उसमें 2 घटा दिया, 4 का क्यूब किया फिर उसमें 4 घटा दिया, 6 का क्यूब किया फिर उसमें 6 घटा दिया, फिर 8 का क्यूब किया इन्होंने 8 घटा दिया। इसी तरीके से 10 का क्यूब करेंगे और 10 घटा देंगे, तो आपका हो जाएगा 1788। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दिखाए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या गिने। तो नीचे दिखाए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है, और बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। तो इसमें एक तरीका होता है कि आप सब में एक एक लेटर भर लें, तो आपको गिनती करने में दिक्कत नहीं होगी। ए बी, ठीक है, ए बी सी डी ऐसे करके आप पूरा लेटर भर लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, तो इससे आप बड़ी आसानी से गिनती कर पाएंगे। और आप इसको सही से करिएगा, कितने हैं मैं इसका आपको सही उत्तर बता दूंगा। 37 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी। इसमें 18 त्रिभुज हैं, कैसे करने हैं वो आप अपने टेक्निक से कर लेंगे। सी का ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि विपक्षी दल ने बढ़ी हुई बेरोजगारी दर को लेकर सरकार की आलोचना की है। यहाँ पर कथन दिया गया है और उसका निष्कर्ष निकाला गया है। बढ़ी हुई बेरोजगारी दर के लिए केवल सरकार जिम्मेदार है। बढ़ती बेरोजगारी दर को रोकने के लिए सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। तो 38 का एक कथन, 38 का एक कथन दिया गया है, 38 का उसमें आपका निष्कर्ष दिया गया है, और आपको देखना है कौन कौन से निष्कर्ष निहित हैं उसमें। ठीक है, आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है,
फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा कथन में दी गई जानकारी उचित संदेह से परे है। ठीक है, देखिए जहां पर केवल लग जाता है ओनली, तो फिर वो आपका मैंडेटरी हो जाता है और उसको सही नहीं माना जाता है। तो पहला कथन तो आपका फॉलो नहीं करेगा। बढ़ती बेरोजगारी दर को रोकने के लिए सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं लिया है। ठीक है, तो क्या ये आपका निहित है? कथन था आपका, विपक्षी दल ने बढ़ी हुई बेरोजगारी दर को लेकर सरकार की आलोचना की। अगर कोई कदम लिया होता तो विपक्षी दल आलोचना नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आलोचना कर पा रहा है तो उसका मतलब है कि सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है अभी तक, इसलिए आपका कथन 2 आपका सही होता है। ठीक है, तो आपका जो निष्कर्ष 2 है वो सही हो जाता है, ऑप्शन डी आपका सही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो कथनानुसार विपक्षी दल ने बढ़ी हुई बेरोजगारी दर को लेकर सरकार की आलोचना की। इसका यह मतलब नहीं कि बढ़ी हुई बेरोजगारी दर के लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि बढ़ती बेरोजगारी दर को रोकने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, इसलिए विपक्षी दल ने सरकार की आलोचना की है। ठीक है, तो इस प्रकार केवल निष्कर्ष 2 निहित है। अगला प्रश्न है आपका कि उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में आते हैं और फिर सही क्रम चुनिए। प्रीच, प्रेज, प्रिसिनेक्ट, प्रिसिप्ट, प्रोसीड। तो आपको सही क्रम चुनना है, तो पी आर सब में है। ठीक है, और ज्यादातर में पी आर ई है। तो सबसे पहले आपका 2 आएगा और सब में 2 पहले नंबर पर है। ठीक है, सब में 2 पहले नंबर पर है और उसके बाद आपका जो आएगा वो प्रीच आएगा, क्योंकि ई के बाद एक इसमें आ रहा है, एक में आ रहा है, 2 के बाद एक सब में है। ठीक है, फिर आपका आएगा तीसरे तक हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, चौथे लेटर तक हम लोग देख लिया है, सी आता है सब में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा प्रोसीड। क्या आएगा? प्रोसीड। यहां पर आपका 5वां आएगा, तो 2 1 5, 2 1 5 ए और सी में है, तो आपका बी और डी कट हो गया। ठीक है, अब 2 1 5 आपने यहां पर देख लिया है और उसके बाद आपका आएगा प्रिसिप्ट। क्या आएगा? प्रिसिप्ट। तो 2 1 5 4 किस में है? सी में है, तो आपका सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। ठीक है, यहां पर आप उसका उत्तर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी रखेगी। समस्या आकृतियां यहां पर ये हैं और उत्तर आकृतियां आपको यहां पर ये दिख रही हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, यहां पर शुरू किया था, यहां पर इसको पूरा किया है। ठीक है, फिर आपका आएगा ये पूरा आया, तो इसके बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे ही ये पूरा हो जाता है, देखते हैं आप, ये बना है, ये बना है, ये बना है, ये जैसे ही बनेगा तो फिर आपका यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, और फिर आपका ये आएगा, फिर आपका यहाँ पर ये आता है, ये आता है, तो फिर आपका अगला कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। ठीक है, 2, ये वाला आपका उत्तर आकृति सही होगी। अगला प्रश्न है आपका कि यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, किस शब्द का अर्थ सीलिंग टाइल हो सकता है? गोर फिल GORBLFULR का अर्थ फैन वेल्ट है। पिक्स, तो जो भी यहाँ पर लिखा है और उसका अर्थ है सीलिंग फैन है। अर्थ टूसल का अर्थ है टाइल रूफ है। तो किस शब्द का अर्थ सीलिंग टाइल हो सकता है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर इनको बीच में स्पेस देना चाहिए था, वो यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तभी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है और उसको आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थ टूसल। ठीक है, तो बीच में यहाँ पर इनको स्पेस देना चाहिए था, इन्होंने क्वेश्चन में स्पेस नहीं दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर ये गोरबल है और यहाँ पर जो गोरबल है, इन दोनों में फैन कॉमन है। ठीक है, तो फैन आपका हो जाएगा गोरबल। फिर आपका इसमें आपका फ्लर है, तो फ्लर आपका बेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और पिक्सन जो है आपका, ये आपका सीलिंग हो जाएगा। ठीक है, सीलिंग हो जाएगा आपका। और जो टाइल है आपका, टाइल का हो जाएगा अर्थ। तो पिक्सिंग अर्थ आपका जिसका ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा 41 का। तो 41 का आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, पिक्सन अर्थ। यहां पर आप देख सकते हैं सीलिंग का पिक्सन निकलेगा और टाइल का अर्थ निकलेगा, तो पिक्सन अर्थ आपका हो जाएगा सीलिंग टाइल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपको पता चलता है कि जिस ट्रेन को आप पकड़ना चाहते थे वह चलने वाली है और टिकट खरीदने का समय नहीं बचा है। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है, पहले टिकट खरीदें और बाद में यही ट्रेन वहां पर है तो उसे पकड़ लें। ट्रेन छोड़ने की बजाय उसे पकड़ लें और अगले स्टॉपेज पर TTI को टिकट खरीदने में असमर्थता के बारे में सूचित करें। चलती ट्रेन में चढ़ने का जोखिम लेने के बजाय ट्रेन छूटने दें।
ट्रेन में चढ़ जाएं और चुपचाप अपनी यात्रा करें। तो बताइएगा, रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपको पता चलता है कि जिस ट्रेन पर आपको पकड़ना चाहते थे वह चलने वाली है और टिकट खरीदने का समय ही नहीं बचा है। आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप उस समय क्या उपयोग करेंगे, कौन सा निर्णय लेंगे, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे जो सबसे सही निर्णय है, देखिए ट्रेन चली नहीं है, अभी ट्रेन चलने वाली है। तो जो आपका यहाँ पर लिखा है कि चलती ट्रेन में चढ़ने का जोखिम है, तो ये ऑप्शन अभी अभी आपका क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो सी आपका कैंसिल हो गया। पहले टिकट खरीदें और बाद में यदि ट्रेन वहां पर है तो उसे पकड़ लें। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी ट्रेन छूट सकती है और टिकट का आप बेकार हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, और ट्रेन में चढ़ जाएं और चुपचाप अपनी यात्रा करें, तो ये भी आपका सही नहीं होगा, क्योंकि आपको टिकट लेनी चाहिए जब आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं। तो ट्रेन छोड़ने के बजाय उसे पकड़ लें और अगले स्टॉपेज पर टीटीई को टिकट खरीदने में असमर्थता के बारे में सूचित करें। तो आपको अगले स्टॉपेज पर टीटीई को बताना होगा कि आप खुद ही जाएं कि सर मेरे पास टिकट नहीं है, मेरी टिकट बना दीजिए, क्योंकि पिछले स्टेशन ट्रेन चलने वाली थी और मेरा, तो कुछ थोड़ा बहुत फाइन लगाकर टीटी आपका टिकट बना देगा अगर आप स्वयं टीटी के पास जाएंगे। अगर टीटी आपको पकड़ता है फिर आपका वो चालान बनाता है। ठीक है, टिकट नहीं बनाता, वो सीधे आपका चालान बनाता है या फिर आपका बहुत ही ज्यादा बड़ी पेनाल्टी लगाता है। ठीक है, तो 42 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर कथन 1 और 2 दिए गए हैं, जिसके उसके बाद 2 निष्कर्ष धारणाएं और 1-2 दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। ठीक है, कथन आपका क्या है, प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे। क्या है कथन आपका, प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे। आपसे अनुरोध है कि प्रातः 10 बजे से पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो धारणाएं क्या बनेंगी, यदि लोग सुबह 10 बजे से पहले अपनी सीट पर नहीं है तो समारोह शुरू नहीं होगा, समारोह तक तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा। तो इनमें से कौन सी धारणाएं आपकी सही होंगी, ये आपको बताना है 43 का। देखिए, प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे। देखिए, जितने भी बड़े बड़े ऑफिशियल होते हैं उनके कार्यक्रम बिल्कुल तय होते हैं, और यहां पर क्या कह रहा है कि आपको सत्य मानना है कथन को। ठीक है, उसमें आप संदेह नहीं कर सकते, सत्य ही मानना है। तो प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे, बिल्कुल सत्य है ये। आपसे अनुरोध है कि प्रातः 10 बजे से पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लें। ठीक है, ये भी सही है। यदि लोग सुबह 10 बजे से पहले अपनी सीट पर नहीं होंगे तो समारोह शुरू नहीं होगा, ये कहीं से नहीं निकल रहा है। ठीक है, समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा। तो 2 आपकी धारणा जो है वो अंतर्निहित है। तो आपका यहां पर 2 वाली कौन सी है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित, यहां पर थोड़ा फॉन्ट की प्रॉब्लम हुई है इसलिए छोटी ई की मात्रा गायब है। जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। y@z का अर्थ है कि y z की मां है। $z का अर्थ है कि z का पति है। y+z का अर्थ है कि z की बहन है। y*z का अर्थ है कि z का पुत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यम यानी कि बेटी को दर्शाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ यम यानी कि बेटी को दर्शाता है, बताइएगा। 44 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। मैं भी आपको दिखाता हूं किस तरीके से। तो देखिए यहां पर क्या दिया गया है, यम प्लस एफ दिया गया है। ठीक है, तो बाई जेड की बहन है, तो यम एफ की बहन हो गई। ठीक है, यम एफ की बहन हो गई, तो यम माइनस हो जाएगा, लेडीज है, और एफ आपका यहां पर पता नहीं चलता है। ठीक है, तो फिर यह है स्टार दिया गया है, तो बाई जेड का पुत्र है। तो क्या है, बाई जेड का पुत्र है, तो यफ बी का पुत्र है। ठीक है, तो यफ बी का पुत्र है, तो ये आपका प्लस हो गया। ठीक है, ये पुत्र है, तो ठीक है, तो $n है। क्या है, $n है, तो बाई जेड का पति है। तो बी जो है आपका वो एन का पति है। किसका, यन का पति है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, तो अगर ये पुत्र है बी का, ठीक है, ये पति पत्नी है, तो यम यानी कि बेटी हो जाएगी। ठीक है, यम यन इसकी मां हो जाएगी और यम इसकी बेटी हो जाएगी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर करके दिखाया है। जैसे यहां पर इन्होंने क्या किया है, पुरुष को ट्रायंगल में बना दिया है और सर्कल को महिला बना दिया है। मैंने वहां पर प्लस माइनस का सहारा लिया था, और यहाँ पर यन भी पति पत्नी है, यफ आपका पुत्र हो गया, तो यम आपकी बेटी हो गई। ठीक है, फिर अगला आता है आपका कि ABCDEF और G एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ सी के बाएं बगल में है और जी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी और डी ई के बीच में है। बी के ठीक दाएं कौन बैठा है, एफ डी ई और ए।
में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। 45वां क्वेश्चन है और इसको आप जल्दी से करिए। देखिए ये सारे प्रश्न आपको स्वयं करने चाहिए, क्योंकि इन सारे प्रश्नों में आपका क्या लिखा है, इस प्रश्न का जो आपका ये सेक्शन है पेपर में वो है सामान्य बुद्धि परीक्षण। आपकी इंटेलिजेंस चेक की जा रही है और ऐसे प्रश्नों को आप बहुत जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उससे आपका थोड़ा दिमाग भी खुलता है और आपकी इंटेलिजेंस भी पता चलती है, क्या आप वो प्रेशर झेल पाते हैं। चीजें जब आपके सामने मिक्सअप हो जाएंगी क्या आप उनसे निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, ई। बी के ठीक दाएं कौन बैठेगा, ई बैठेगा। वो किस तरीके से बैठेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जी ई बी डी ए सी एफ, ठीक है। बी के ठीक दाएं कौन बैठेगा, ई बैठेगा और इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है, मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। अगला जो आपका भाग आ जाता है वो है सामान्य जानकारी, ठीक है। आपके सारी सेक्शन फिक्स हैं, उनमें क्वेश्चन फिक्स हैं, उसके नंबर फिक्स हैं, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कोई भी चीज कम ज्यादा नहीं होगी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना, ठीक है। टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड, विच रिट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना। उत्प्रेषण, निषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, को वारंटो, हाइबियस कार्पस, प्रोहिबिटेशन, सर्टिरियोरो, ठीक है। तो आप यहां पर जो सर्टिफाइड दिया है, टू बी सर्टिफाइड, बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे, ठीक है। जो 46वां प्रश्न है इसका आंसर आप यहां पर आप सर्टी देख रहे हैं और यहां पर भी आपको सर्टी मिल रहा है, ठीक है। आपको नहीं पता है तो भी आपको यहां पर नकल करने भर का हिंट मिल जा रहा है, ठीक है। ये देखिए आप सर्टी यहां पर दिख रहा है, यहां पर सर्टिफाइड है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। इसको क्या है मतलब वो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उत्प्रेषण, देखो आपका जो संविधान में अनुच्छेद 32 है, ठीक है, उसको संविधान की आत्मा कहा है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है कि जब किसी के मूल अधिकारों का हरण हो रहा हो, ठीक है, तो उसको आप रिट के द्वारा उस अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, उत्प्रेषण, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। तो जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, लेकिन जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और ये 5 प्रकार की रिट होती हैं, ठीक है। तो इसमें उत्प्रेषण जो रिट है वो शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचित होना। इस याचिका का उपयोग तब किया जाता है जब किसी मामले का स्थानांतरण जो निचली अदालत में लंबित है या किसी बाद में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, निचली अदालत में बहुत दिनों तक मामला लटका रहता है और जो कार्रवाई है बड़ी अदालत में पहुंच जाती है, लोग रिट लगा देते हैं। तो क्या करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उससे अपने पास मामले को बुला लेता है या निचली अदालत के मामले को रद्द कर देता है, तो उसको आपको उत्प्रेषण रीति कहते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि निचली अदालत के केसों को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है या किसी और कोर्ट में भेज देता है। अगला है आपका कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस विदेशी मित्र देश की नौसेना को उनकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन किए गए खुखरी क्लास का युद्धपोत आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है। तो ये आपका 2023 का करंट अफेयर है, उस समय परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था और उस समय का करंट अफेयर है। अगर आपको अभी ये नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय के करंट अफेयर का ये प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, वियतनाम को दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में मानहानि को आईपीसी भारतीय दंड की किस धारा में परिभाषित किया गया है। इसको भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब जो जुलाई से आपका नए कानून लागू होंगे और उनकी धाराएं आपको देखनी होंगी। तो 48 को भी आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपकी पूरी आईपीसी बदल गई है, ठीक है। उसकी जगह पे आपका भारतीय न्याय संहिता आ गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि नुआखाई एक फसल उत्सव है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। असम, तेलंगाना, उड़ीसा, मेघालय। बताइएगा 49 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नुआखाई एक फसल उत्सव है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। 49 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। नुआखाई जो है आपका उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। यह गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है, ठीक है। जो गणेश चतुर्थी होती है उसके एक दिन बाद यानी कि पंचमी को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका उत्तर जो है आपका वो ए है, ये ध्यान रखिए। 499 में मानहानि का केस होता था, ठीक है। तो इसका उत्तर आप एक बार देख लीजिए, नहीं तो आपका बताया नहीं सर ने। अगला क्वेश्चन है आपका IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीतिक प्रत्याशित और व्यवहारिक अनुसंधान के लिए एक केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है।
इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो इतने डीप में जाके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बताइएगा 50वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR एक स्वायत्त संगठन है जो भारत में बागवानी के विभिन्न पहलुओं जैसे फल, सब्जी, औषधि आदि पर बुनियादी एवं व्यवहारिक अनुसंधान के लिए एक नोडल एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। ठीक है, यह कृषि मंत्रालय के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या दांडी यात्रा? बताइएगा निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? और 51 का तो सही उत्तर है आपका, वो ए हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में वर्ष 1928 में घटित प्रमुख किसान आंदोलन था। प्रांतीय सरकार ने कृषकों के लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी। वल्लभ भाई पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया तथा सत्याग्रह प्रारंभ किया। अंततः सरकार को विवश होकर लगान घटाकर 6.03% करना पड़ा। बारदोली सत्याग्रह के सफल होने पर वहां की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से संबोधित किया था। ठीक है, तो आपका 51 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था? और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, माथेरान हिल रेलवे, चिल्का रेलवे मार्ग या कालका शिमला रेलवे? बताइएगा 52 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है? 52 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, कालका शिमला रेलवे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो कालका शिमला रेल मार्ग का क्राउन ज्वेल माना जाता है। ठीक है, इस रेल मार्ग का निर्माण वर्ष 1898 और 1903 में किया गया था। यह ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला का शेष भारत से जोड़ने के लिए बनाई गई थी। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा 52.9 मीटर आर्च गैलरी ब्रिज भी इसी रेल मार्ग पर है। तो लगभग 5 वर्ष लगे थे इस रेल मार्ग को बनाने में, और ये भारत की जो शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी अंग्रेजों के लिए, उसको जोड़ने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र, जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल हैं, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित है, जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि पंचतंत्र किसकी किताब है, या पूछा जाएगा कि विष्णु शर्मा की निम्नलिखित में से कौन सी किताब है, उसमें एक पंचतंत्र होगी। लेकिन यहाँ पर आपसे थोड़ा अलग पूछ लिया है, प्रश्न को थोड़ा बड़ा करके लिखा गया है, जाकि इससे काफी लोग इससे घबरा जाएंगे। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपसे सिर्फ पूछा गया है कि विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र किताब लिखी थी उसकी मूल भाषा क्या थी। ठीक है, किस भाषा में वो लिखी गई थी, ये आपको बताना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, संस्कृत। तो पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा ने संस्कृत भाषा में लिखी थी। विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसमें पशु दंत कथाएं एवं कहानियां शामिल है। इसका जो रचना काल है वो 300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताएं जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने, 5 भंडार, सोना, चांदी, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत या कंचनजंगा? बताइएगा 54 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो महान बर्फ के 5 खजाने किसके रूप में जाना जाता है? पर्वतीय चोटी को। सही उत्तर है आपका डी, कंचनजंगा। ठीक है, तो भारत नेपाल सीमा पर कंचनजंगा पर्वत 8586 मीटर ऊंचा पर्वत है। यह सोना, चांदी, मोती, अनाज और पवित्र पुस्तकों का भंडार है, जिसके कारण इसे बर्फ के 5 खजाने वाला पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करें। एक तरफ जलप्रपात दिए गए हैं भारतीय, दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है। मैगोड, नोहक, लिकाई, मीन मुट्टी, थलैयार? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपको बताना है। मैं सीधे आपको ऑप्शन बताता हूं, सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्यों सही है, यहां पर आप देख लीजिए। मैगोड कर्नाटक, ठीक है, नोहक लिकाई मेघालय में है, कल्लार मीन मुट्टी केरल में है, और थलैयार तमिलनाडु में है। ठीक है, तो मैगोड कर्नाटक,
नोहक लिकाई मेघालय, कल्लार मीन मुट्टी केरल में और थलैयार आपका तमिलनाडु में है। थलैयार आपको याद करना, थलाइवा क्या, थाला, जो धोनी का चलता है ना, थाला फॉर ए रीजन, चेन्नई से खेलते हैं, चेन्नई तमिलनाडु में है। थलाइबा, ठीक है, तो ये थलय, थलैयार, ये सब क्या है, तमिल भाषा के, तमिलनाडु के शब्द हैं। तो थलैयार आपका हो गया तमिलनाडु। तो इससे भी आप कर सकते थे। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभंकर के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था? एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में जो आपको लगते हैं। और तो 56 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका ए, एशियन गेम्स, ठीक है, एशियाई खेल। क्लियर है आपको? तो वर्ष 1982 में नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। इसका शुभंकर अप्पू नामक एक शिशु हाथी था। वर्ष 1982 में एशियाई खेल दूसरी बार दिल्ली में आयोजित हुए थे। 19वें एशियाई खेलों को सितंबर अक्टूबर 2023 में चीन में आयोजित होंगे, ठीक है। तो चीन में ये आयोजित हो चुके हैं अभी आपका। और ये करंट अफेयर्स का एक तरीके से प्रश्न था, क्योंकि करंट में उस टाइम एशियाई खेल थे, तो उनको वहां पर इतना जाके पीछे जाके प्रश्न पूछ लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना रिक्त स्थान है और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से 365 दिन का एक अन्य सामान्य वर्ष अपनाया गया। पहला महीना कौन सा होता है शक संवत का? पौष होता है, चैत्र होता है, कार्तिक होता है या आषाढ़ होता है? बताइएगा 57 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आप सभी को बहुत ही आसानी से पता होना चाहिए इसका उत्तर। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, ठीक है। चैत्र नवरात्रि से आपका ये पूरा वर्ष शुरू होता है, चैत्र, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, जिसका प्रथम माह चैत्र एवं अंतिम माह फाल्गुन है। यह 22 मार्च 1957 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी, ठीक है। तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है आपका कि फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया था? गोदावरी, गंगा, हिंडन या यमुना? 58 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। और बहुत ही आसान इसका उत्तर है डी, यमुना, ठीक है। यमुना तट पर यह बना है फिरोज शाह तुगलक किला, ठीक है। और मैदान नई दिल्ली में है। इसका वर्तमान नाम, जो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड था, उसका वर्तमान नाम अरुण जेटली क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य और उसके राज पक्षी के संबंध में सही जोड़ी का पता लगाएं। क्या महाराष्ट्र का हरियल राजकीय पक्षी है? क्या सिक्किम का बड़ा राजहंस राष्ट्रीय पक्षी है? क्या गुजरात का सोन चिरैया घोड़ावड़ राष्ट्रीय पक्षी है? क्या राजस्थान का चिलमिया राष्ट्रीय पक्षी है? तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही है। और इसका सही उत्तर है आपका ए, महाराष्ट्र का जो राजकीय पक्षी है, पीले पैरों वाला हरा कबूतर, जिसको हरियल कहते हैं, ये महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है, ठीक है। और सिक्किम का राजकीय पक्षी है ब्लड फीजेंट चिलमिया, ठीक है। गुजरात का जो राजकीय पक्षी है वो ग्रेटर फ्लेमिंगो बड़ा राजहंस है। और राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है वो सोन चिरैया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के एक भक्त कवि के नाम पर रखा गया है? एजुथाचन पुरस्कारम, कुमारन आसन पुरस्कारम, कुप्पाली वेंकटप्पा पुटप्पा सम्मान या नृपतुंगा पुरस्कार? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के एक भक्त कवि के नाम पर रखा गया था? तो देख सकते हैं कितना लेवल कठिन आया था जीएस का आपकी इस परीक्षा में, और ताकि आप बहुत ही हल्के में नहीं ले सकते हैं इस पेपर को। और काफी अच्छी खासी जीएस पूछी गई थी। तो 60वें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। सही उत्तर है आपका ए, एजुथाचन पुरस्कारम, ठीक है। एजुथाचन पुरस्कारम बिल्कुल सही उत्तर है इसका। एजुथाचन पुरस्कारम केरल साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार मलयालम भाषा के जनक थुनचत्थु एजुथाचन के नाम पर रखा गया है। इसमें 5 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसे वर्ष 1993 में शुरू किया गया था। वर्ष 2022 में यह पुरस्कार ए सेतु माधवन को दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 61 कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए ने मसौदा ड्राफ्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2023 जारी किया है। तो ये आपका करंट का है तब का उत्तर प्रश्न, और इसको आप, इसका जो सही उत्तर था वो बी था। इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता है नहीं, ये आपका उस समय के करंट का प्रश्न था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ
द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपके उस समय का करंट का प्रश्न है, इसको भी आपको ज्यादा सीरियसली होकर नहीं पढ़ना है। 62 का तो सही उत्तर था उस समय वो सी था, ठीक है, अनुसंधान चिंतन शिविर। अगला प्रश्न है आपका कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या छत्तीसगढ़? बताइएगा 63 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है। और सही उत्तर है आपका डी, इसका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो कोसा रेशम एंथेरिया माइलिटा नामक रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। जब ये अर्जुन, साल और साजा के पेड़ों पर अपना कोकून बनाते हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रूप से कोरबा व चंपा शहर में पाया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है? गैल्वेनिक सेल, प्राथमिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक विद्युत अपघटनी सेल? बताइएगा 64 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फोटोवोल्टिक सेल सौर प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करता है। यह सिलिकॉन या अन्य सामग्रियों से बना अर्धचालक है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? ये भी आपके उस समय का करंट का प्रश्न था। सही उत्तर है इसका भवानी देवी, ठीक है। बहुत सीरियसली नहीं लेना है आपको इस प्रश्न को क्योंकि करंट का है। अगला जो आपका पार्ट है यहाँ पर वो है भाग 4, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, और आईटी और कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे से सुरक्षित कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन से, पासवर्ड से, पब्लिक से, प्रोटेक्ट से। बताइएगा 66 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, पासवर्ड से किया जाता है, ठीक है। किसी भी डेटा को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड लगाया जाता है, पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाई जाती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिग्नेचर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बहुत ही आसान उत्तर है। अगर आपने कंप्यूटर को थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ा है तो इसका उत्तर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। 67 का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? देखिए, जब भी ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिक, सबसे ज्यादा जरूरी है प्रामाणिकता, ठीक है। सर्टिफिकेशन जो होता है उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर किए जाते हैं। क्या? डिजिटल सिग्नेचर किए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग डिजिटल दस्तावेजों, ईमेल संदेश या लेन देन को सत्यापित और मान्य करने के लिए किया जाता है। ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए भी इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 68 कि ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम रिक्त स्थान चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। तो ईमेल एड्रेस आपको पता होगा किस तरीके से आपका ईमेल एड्रेस है, उसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है यूजर नेम और जो एड्रेस है उसको अलग करने के लिए। तो 68 का बहुत ही आसान उत्तर है डी, @ लगाते हैं जब भी आप ईमेल आईडी लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर @ बनता है ये वाला निशान, ठीक है, इसको @ कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 69 एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं, उनको ट्रांजिस्टर कहते हैं, बिट्स कहते हैं, या रजिस्टर्स कहते हैं, या बाइट्स कहते हैं। बताइएगा 69 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, ट्रांजिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो विद्युत चालकता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका द के मीन्स एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम। के मीन्स एल्गोरिथम एक किस प्रकार की एल्गोरिथम है, ये आपसे पूछा गया है। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? बताइएगा 70 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो के मीन्स एक आपसी समूह में डेटा को वर्गीकृत करने के लिए एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसमें डेटा को कुछ समूह में विभाजित किया जाता है। यह एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम होता है जिसमें हम पूर्वानुमानित वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यह डेटा पॉइंट्स की विशिष्ट गुणवत्ता मापों का उपयोग करके उन्हें कुछ समूहों में विभाजित करता है जिसमें प्रत्येक समूह का एक केंद्रीय बिंदु होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को
कि कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर वस्तु कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, हाइपरलिंक्स, मेल मर्ज या स्टाइल्स? बताइएगा 71 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है, बताइएगा जल्दी से। इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, स्टाइल्स। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एक विशेषता स्टाइल होती है जो डॉक्यूमेंट के शीर्षकों के आधार पर सामग्री की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न है आपका 72। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को कहा जाता था गैलीलियो कैलकुलेटर, पास्क लाइन या ऑर्बिट? बताइएगा जो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था उसको क्या कहा जाता था? 72 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, पास्क लाइन। ठीक है, जो पहला यांत्रिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था उसको पास्क लाइन कहा जाता था। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्क लाइन कहा जाता था जो 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया था। यह डिवाइस अंकगणितीय कार्यों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर संप्रतीकों को हटा देता है? बताइएगा क्लीन, इफ एरर, नेस्टेड इफ? बताइएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर संप्रतीकों को हटा देता है? ठीक है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट, तो जो नॉन प्रिंटेबल है उन सभी को हटा देता है कौन सा फंक्शन? 73 का तो सही उत्तर है आपका वो बी है, क्लीन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लीन फंक्शन टेक्स्ट के सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर संप्रतीकों को हटा देता है। सिंटैक्स इसका होता है क्लीन टेक्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? जीमेल, याहू मेल, आई क्लाउड मेल या आउटलुक? बताइएगा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? और 74 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, आउटलुक। ठीक है, हॉटमेल भी इनका एक एड्रेस है। ठीक है, और इनका आउटलुक भी एड्रेस है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की ये ईमेल सेवा है, जबकि जीमेल जो है वो गूगल की ईमेल सेवा है। ठीक है, याहू मेल बहुत पहले हुआ करती थी, जो याहू हट गया। आई क्लाउड मेल आपकी एप्पल की सेवा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आउटलुक ईमेल सेवा संचालित की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यवसायों के लिए ईमेल क्लाइंट के रूप में लोकप्रिय होने के बावजूद आउटलुक में कैलेंडरिंग, कार्य प्रबंधन, संपर्क प्रबंधन, नोट टेकिंग, जर्नल लॉगिंग और वेब ब्राउजिंग जैसे कार्य भी शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द हैं जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े हुए उपकरणों को लक्षित करता है? जीरो डे अटैक, डीडॉस अटैक, स्पीयर फिशिंग अटैक या बोट नेट अटैक? बताइएगा 75 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर परीक्षा में पूछे गए थे। कोई आसान पेपर नहीं था, काफी अच्छे लेवल का पेपर था, इसीलिए इस परीक्षा की कट ऑफ काफी कम गई थी। आप लोग सोच रहे हो कि इतनी कम वैकेंसी थी फिर भी कट ऑफ इतनी कम गई थी। कट ऑफ जाने का मुख्य कारण था इसका पेपर का इतना लेवल का होना। ठीक है, इसका लेवल काफी हाई था। इसका सही उत्तर है बी, डीडॉस अटैक कहते हैं इसको। ठीक है, तो डीडॉस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमला एक गैर दखल देने वाला इंटरनेट हमला है जो लक्षित वेबसाइट के हटाने या नेटवर्क सर्वर या एप्लीकेशन को नकली ट्रैफिक से भरकर धीमा करने के लिए किया जाता है। जब एक कमजोर संसाधन गहन समापन बिंदु के विरुद्ध जो हमले के सफल होने के लिए थोड़ी मात्रा में ट्रैफिक भी पर्याप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि आईओटी उपकरण में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक, ब्लूटूथ, यूएसबी या ईथरनेट? बताइएगा आईओटी उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? 76 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका बी, ब्लूटूथ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा रिक्त स्थान भाषा में लिखा गया है? जावा, C++, आर प्रोग्रामिंग, पाइथन? बताइएगा 77 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसका सही उत्तर है आपका ए, जावा भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग में नहीं की जाती है? पाइथन, लिस्प, पर्ल या प्रोलॉग? बताइएगा 78 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, पर्ल। उपयुक्त दी गई भाषाओं में पर्ल का उपयोग आमतौर पर एआई के लिए नहीं किया जाता है। लिस्प और प्रोलॉग दो भाषाएं हैं जिनका व्यापक रूप से एआई के लिए उपयोग किया जाता है, और पाइथन का उपयोग भी एआई में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी पोस्ट के लेखक की पहचान करने के लिए, आसान खोज के लिए, कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना, पोस्ट को उनकी भावना के आधार पर वर्गीकृत करना, किसी पोस्ट में व्यंग या विडंबना दर्शाने के लिए? तो 79 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, आसान खोज के लिए कीवर्ड को एक हैशटैग बना दिया, विषयों को चिन्हित कर दिया, क्या इस हैशटैग के इतने कीवर्ड, ठीक है, ये इस कीवर्ड की इतनी पोस्टें हैं, उसको आसानी से ढूंढा जा सके। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
हैशटैग का इस्तेमाल सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी साइट्स पर किसी फोटो, वीडियो, पोस्ट, कमेंट्स या इवेंट्स आदि को सर्च करने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ टैगिंग से है। अगर आप अपनी किसी पोस्ट, इवेंट्स, मैसेज के आगे हैशटैग लगा देते हैं या उस हैशटैग पर क्लिक करने से उस पोस्ट से जुड़ी सारी जानकारी हमें उसी पेज पर मिल सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली, टिम कुक, मार्क जुगरबर्ग या बिल गेट्स? बताइएगा वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? 80 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका पहला ऑप्शन, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली जो थे वो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक। ठीक है, आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। ये हाइपरलिंक के माध्यम से परस्पर जुड़ी हुई सूचनाओं का विशाल समूह है जिसे वेब ब्राउजर की सहायता से इंटरनेट पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका चौथा पार्ट कंप्लीट होता है। अब आता है अगला पार्ट जिसमें आपका पांचवा भाग है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, यानी कि यूपी जीके से जुड़े हुए इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न था आपका इसमें, यानी कि 81वां प्रश्न था, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर है? पातालपुरी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विशालाक्षी मंदिर या पंचायतन मंदिर? बताइएगा 81 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका डी, पंचायतन मंदिर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। ललितपुर जिले में के देवगढ़ में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर गुप्त काल में निर्मित है। पंचायतन शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरे होते हैं। एक बीच में मुख्य मंदिर बना होता है, फिर 4 सहायक मंदिर भी बने होते हैं छोटे छोटे। पंचायतन शैली में निर्मित अन्य मंदिर है उदयपुर का जगदीश मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, बकंदरिया महादेव मंदिर तथा भुवनेश्वर का ब्रह्मदेव मंदिर। अगला प्रश्न है आपका 82, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? जंगली भैंस, दलदली हिरण, लाल पंडा या बाघ? 82 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है उसको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, दलदली हिरण। तो स्वैम्प डियर को की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी। इसे दलदली हिरणों की संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। दलदली हिरण को बारहसिंगा भी कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में सांभर, चीतल, नीलगाय तथा जंगली बिल्ली आदि जीव भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इस अभ्यारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फूले नगर, अमरोहा जिलों में भी है। क्लियर आपको? अगला जो प्रश्न है आपका कि फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतेह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? अब आपको लगेगा कि यूपी जीके में किसी भाषा का क्या लेना देना, लेकिन फतेहपुर सीकरी यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में और आप उससे टस से मस नहीं हो सकते हैं। तो फतेह शब्द किस भाषा का है? सही उत्तर है इसका बी, फारसी यानी पर्सियन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी नगर को विजय का नगर भी कहा जाता है। इस नगर के नाम का प्रमुख शब्द फतेह फारसी शब्द से ठीक है, जिसका अर्थ विजय होता है। मुगल काल में बादशाह अकबर 1556 से 1605 तक रहा था, ने साम्राज्य की राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। मुगल काल में निर्मित यहाँ की प्रमुख इमारतें जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, इबादत खाना आदि है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि लेखकों और उनकी कृतियों, रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सूरदास अष्टसूर, महादेवी वर्मा छड़दा, जयशंकर प्रसाद प्रेम पथिक, मैथिली शरण गुप्त तिलोत्तमा? बताइएगा कौन सा जोड़ा गलत है? 84 का आपसे प्रश्न पूछा गया है और इसका सही उत्तर है आपका, ठीक है, पहला उत्तर है आपका ए ऑप्शन जो गलत है। ठीक है, सूरदास की रचनाएं थी सूरसागर, सूरसाराबली, साहित्य लहरी। महादेवी वर्मा की रचनाएं थी छड़दा, गिल्लू, नीरजा, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की है, यह ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रेम प्रतीक, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी। मैथिली शरण गुप्त की रचना है तिलोत्तमा, साकेत, भारत भारती। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? बेतवा और चंबल, गंगा और सोन, गंगा और वरुणा, यमुना और काली? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ये आपको बताना है। 85वां प्रश्न है आपका और इसका जो सही उत्तर है वो आपका सी है। ठीक है, गंगा और वरुणा। यमुना तो आपकी प्रयागराज में ही गंगा से मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी बिहार में जाके गंगा से मिलती है। ठीक है, और ठीक है, तो ये आपका 85 का सी ऑप्शन सही है। गंगा और वरुणा नदी आपकी सारनाथ में मिलती है। ठीक है, दो नदियों के संगम के पास स्थित है। कौन सा? अशोक स्तंभ सारनाथ का। क्लियर आपको? वाराणसी से ही नगर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदी वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप,
मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में ही दिया था, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम थे? सही उत्तर है आपका इसका डी 17वां। ठीक है, राज्य में नगर पालिका परिषदों की संख्या 200 तथा नगर पंचायतों की संख्या 545 है। शाहजहांपुर राज्य का नवीनतम नगर निगम 2018 में बनाया गया, जबकि अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ सबसे पुराने 1959 में बने नगर निगम है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित जीआई टैग उत्पादों को स्थान के अनुसार मिलान करें। बाल हैंगिंग, हस्त निर्मित दरियां, कैंची, हस्त निर्मित कालीन। तो इनको आपको मिलाना है। 87 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, बाल हैंगिंग्स गाजीपुर से रिलेटेड है, और हस्त निर्मित दरियां मिर्जापुर से रिलेटेड है, कैंची आपका मेरठ से रिलेटेड है, और हस्त निर्मित कालीन भदोही से रिलेटेड है, और मेरठ से ही आपका खेल का सामान रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा का निर्माण कब किया? जनवरी 1984 में, मई 1993 में, दिसंबर 1982 में, अप्रैल 1983 में। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 88 का सही उत्तर है आपका अप्रैल 1983 डी। ठीक है, नीडा का गठन अप्रैल 1983 में किया गया था। नीडा एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है। नीडा को ही यूपी नेडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या रोमेश चंद्र दत्त? तो 1909 में जो आगरा में आयोजित हुआ था कांग्रेस का सामाजिक सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 89 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टैप वन ट्री योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, राज्य जल आपूर्ति विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, कावेरी परियोजना और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। ठीक है, थोड़ा फॉन्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए जहां जहां पर छोटी की मात्रा है वो अधिकांश जगह पर गायब हो गई है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। 90 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और सही उत्तर है इसका नमामि गंगे ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। ये तब का करंट अफेयर्स था, एक नल एक पेड़। ठीक है, एक नल एक पेड़, हर सप्ताह एक नल और एक पेड़ की स्थापना करने के लिए लगाने की योजना थी, जो नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था 5 लाख पौधे लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य पानी के साथ हरित वातावरण आवरण उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 91 उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? खांडेसरा और थारी, बामपुर और तरवा, सलाहपुर और करवी, शंकरगढ़ और बरगढ़। बताइएगा 91 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन शंकरगढ़ और बरगढ़। ठीक है, 91 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रयागराज, इलाहाबाद के शंकरगढ़ तथा चित्रकूट का बरगढ़ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सिलिका पत्थरों के बड़े भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सिलिका पत्थरों के इस उच्च कोटि का प्रयोग कांच उद्योग में बहुतायत मात्रा में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में IT, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्रों की मंजूरी दी गई है? 31, 11, 30, 21। बताइएगा 92 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसका सही उत्तर जो है आपका वो ए हो जाएगा 31। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 90 फीट, 60 मीटर, 90 मीटर या 60 फीट? बताइएगा, इस तरीके के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। 93 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा 60 फीट। ठीक है, इसे अवध के नवाब आसफ उद दौला ने वर्ष 1784 में बनवाया था। इसको लखनऊ में स्थित छोटा इमामबाड़ा है और एक बड़ा इमामबाड़ा है, इसी के बीच में निर्मित है रूमी दरवाजा। ठीक है, जिसको तुर्की गेट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रेन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970, 1975, 1957, 1988। 94 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका सी 1957। ठीक है, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में की गई थी। इसका पूरा नाम मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया? पार्क रोड, पाम स्ट्रीट, कैप्टन विजय थापर मार्ग या अमल
तास रोड। बताइएगा 95 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ये भी तब के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सही उत्तर है आपका डी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। 22-23, 12-13, 21-22, 14-15। बताइएगा 96 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन 2012-13 में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी। वुलन, ऊनी, रेयन, बनारसी सिल्क, कॉटन। एक समय में कानपुर आपका भारत का मैनचेस्टर जाना जाता था, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कपड़ा बनता था। लेकिन 1980 के दशक में क्या हुआ, यहाँ पर कम्युनिस्टों का काफी बोलबाला हो गया। ठीक है, और यहाँ के जो मजदूर थे वो हड़ताल पे जाने लगे, काम नहीं करते थे। ऐसे में क्या हुआ, सभी कंपनियों ने यहाँ पर अपनी मिलें बंद कर दी और जो यहाँ पर कपड़ों का उत्पादन था पूरी रूप से खत्म कर दिया। तो कानपुर का जो औद्योगिक विकास हुआ था उसको समाप्त करने में ये जो आंदोलन था, कम्युनिस्ट आंदोलन, वो बहुत ही बड़ा सहयोगी बना या उत्तरदायी बना। ठीक है, 97 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इसका सही उत्तर है आपका ए, वूलन ऊनी। ए ऑप्शन आपका सही है। कानपुर का लाल इमली क्षेत्र वूलन ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में ऊनी वस्त्रों के उत्पादन की शुरुआत वर्ष 1876 में की गई। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की मोरिनो भेड़ के बाल से निर्मित ऊन के गर्म कपड़े बनाए जाते थे। यहाँ पर आज भी ऐसी मशीनें उत्पादन में कार्यरत हैं जो 24 घंटे बिना रुके चलाई जा सकती हैं। 1981 में केंद्र सरकार ने इन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, अब राष्ट्रीयकरण का नुकसान देखिए, जब तक ये प्राइवेट हाथों में थी तब तक बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर ये राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर हड़तालें हुई मजदूरों की, हमारा ये बढ़ाओ, हमारा वो बढ़ाओ, हमारा ये बढ़ाओ। फिर क्या हुआ, यही आपके यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में होता है। टीचर से कोई कार्य कहा जाता है, वो क्या करता है, हमारा ये बढ़ाओ, हमारा वो बढ़ाओ, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, और सरकार उनसे कोई दबाव बनाकर काम नहीं कर पाती है क्योंकि सबके अपने संगठन बने हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार फिर मजबूर हो जाती है कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ो, क्योंकि सरकारी आदमी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा लेता है और काम भी करने को तैयार नहीं होता है। तो लेकिन सारा काम प्राइवेट नहीं करना चाहिए, सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और कार्य करवाना आना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है। ख्याल, नौटंकी, चरकुला, रासलीला। बताइएगा 98 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, चरकुला। ठीक है, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के मथुरा और ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। यह नृत्य शैली एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपों का एक स्तंभ को संतुलित करती है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं। मिर्जापुर और लखनऊ, सहारनपुर और मुरादाबाद, चिन्हट और मसेलिया। मुरादाबाद और मिर्जापुर। 99 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सही उत्तर है आपका सी, चिन्हट और मसेलिया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं लखनऊ के चिन्हट और मसेलिया क्षेत्रों में उत्पादित की जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तर कौशल जनपद की राजधानी था। कौशाम्बी, श्रावस्ती, अहिच्छत्र, काशी। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था। जो आपके 16 महाजनपद थे उनमें से एक कौशल जनपद था, उसकी राजधानी क्या था। तो 100 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, श्रावस्ती। ठीक है, महाजनपद काल में कौशल महाजनपद की उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि दक्षिणी कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत अयोध्या थी। यहाँ का प्रसिद्ध राजा प्रसन्नजीत था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में ही बिताया था। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक भर्ती 2023 की परीक्षा का 27/8/2023 को आयोजित हुआ प्रश्न। यहाँ पर आपने 100 MCQ देखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा से लिए गए थे, और उम्मीद करता हूं आपने इन 100 MCQ को बहुत ही ईमानदारी के साथ किया होगा। कुछ करंट वाले क्वेश्चन और एक पुराना IPC का क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसको अगर आप छोड़ दें तो तकरीबन आपके क्वेश्चन मिलते हैं 88 से 90 क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए थे। 10-12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर और वो IPC मिलाकर थे। ठीक है, तो उनको अगर आप घटा देते हैं, उन 90 में से क्वेश्चन में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताइएगा, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। 90 में से कम आपके 60 से 70 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। अगर आप ये प्रश्न पत्र पहली बार देख रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि इन 90 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि बाद में भी आप इसको देख सकें और बार बार इस प्रश्न पत्र को देखेंगे किस लेवल के आपके प्रश्न आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।